चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में निम्न में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में, ठीक है, क्या बोल रहा है कि ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण, ठीक है, किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो बताइए कि किसे जो है वो मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो इसका जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए भूमि को, ऑप्शन नंबर बी जल को, ऑप्शन नंबर सी गाय को, या ऑप्शन नंबर डी में से कोई नहीं। तो गाइस यहाँ पे ये बोला है, ये भी याद रखिएगा कि यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है ऋग वैदिक काल में, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि जो ऋग वैदिक काल में वो किसी महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जो गाय को है, गाय को है ऋग वैदिक काल में मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। और गाइस गाय के लिए वहाँ ऋग वैदिक काल में अगर जितने भी युद्ध लड़े जाते थे अक्सर वो गाय के लिए ही युद्ध लड़े जाते थे, इसीलिए इसे ऋग वैदिक काल के प्रारंभ में इसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, मैं इसको वीवीआई भी दूंगी कि आप लोग प्लीज इस क्वेश्चन को ध्यान में रखिएगा। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि प्लीज इसका नोट जरूर बनाएगा, कि इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि हाल ही में किस राज्य में डोल पूर्णिमा का उत्सव मनाया गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, मैं हाईलाइट भी कर दी हूँ कि जो डोल पूर्णिमा का जो उत्सव है ये कहाँ पे मनाया गया है, ठीक है, हाल ही में। तो ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, या ऑप्शन डी पश्चिमी बंगाल। तो गैस यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं जिस तरीके से ये हमारा डोल पूर्णिमा है, ठीक है। तो हम आपको बताते हैं कि डोल पूर्णिमा उत्सव एक्चुअल में कब मनाया जाता है। तो ये 25 मार्च को मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। और ये ओडिशा और पश्चिम बंगाल दोनों जगह मनाया जाता है। तो गैस यहाँ पे आपको पश्चिम बंगाल ऑप्शन है, इसलिए हम पश्चिम बंगाल लिए हैं, लेकिन यहाँ पे आपको दो दो याद रखिएगा, ओडिशा और पश्चिम बंगाल, ये दोनों जगह है जो हमारा डोल पूर्णिमा मनाया जाता है। और कब मनाया जाता है, तो 25 मार्च को, ये भी याद रखिएगा। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कि आपको, ताकि आप तारीख भूले नहीं। तो यहाँ जो है वो 25 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। और ये क्या मनाया जाता है, ये फाल्गुन पूर्णिमा पे डोल पूर्णिमा मनाया जाता है, ठीक है। और अगर आपसे ये पूछे कि ये त्योहार जो है वो किसको समर्पित है, तो याद रखिएगा भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी को ये जो त्योहार है वो समर्पित है, डोल पूर्णिमा का उत्सव, ठीक है। याद रखिएगा पश्चिमी बंगाल और ओडिशा, और अगर पूछे किसको समर्पित है तो राधा रानी को समर्पित है और श्री कृष्ण को, ठीक है, ये दोनों। तो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन से गणराज्य के थे। तो गौतम बुद्ध जो है हमारा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है guys, मैं इसको भी वीवीआई दूंगी। जो गौतम बुद्ध है वो किस गणराज्य के हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए सीधी गणराज्य के, ऑप्शन बी साक्य के, ऑप्शन सी सौर सेना के, या ऑप्शन डी सबारा के। तो वैसे याद रखिएगा जो गौतम बुद्ध जिस गणराज्य के थे उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जो गौतम बुद्ध जो है वो हमारे साक्य गणराज्य के थे, ठीक है। और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है guys, याद रखिएगा, ये इसे पूछा जाता है। आपको यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि जो गौतम बुद्ध है वो कौन से कुल के थे, ठीक है। तो गणराज्य की जगह पे आपको कुल भी मिला देखने को मिल सकता है, और गणराज्य भी। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध जो है वो कौन से कुल के थे या कौन से गणराज्य के थे, तो शाक्य के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है कि नेपाल देश के किस स्थान को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो नेपाल देश है उसमें किस स्थान को पर्यटन राजधानी घोषित किया गया। तो ऑप्शन ए पोखरा, ऑप्शन बी नागरकोट, ऑप्शन सी भरतपुर, या ऑप्शन डी सागरमत। तो गैस यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कि ये पोखरा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये यहाँ पर का जो ये प्रसिद्ध जगह, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये सब पोखरा का सबसे प्रसिद्ध जगह है, इसीलिए नेपाल है ना इस स्थान को पर्यटन राजधानी घोषित किया, ठीक है। तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। जो पोखरा है, पोखरा हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेपाल किस देश को पर्यटन राजधानी घोषित किया, तो पोखरा को, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की
प्रतिमा स्थापित है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो शहर है वो कौन सा शहर है जो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है। तो ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी हैदराबाद या ऑप्शन डी चेन्नई। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। वाराणसी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हवाई अड्डे पर जो है वो लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है जिस शहर के, वो वाराणसी के। ठीक है, तो वाराणसी शहर के हवाई अड्डे पर लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थापित है, जिस तरीके से आप फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, वाराणसी एयरपोर्ट है और यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं ये लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है कि टुंड्रा वनस्पति जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो यहाँ पे ये बोला है कि जो टुंड्रा, ठीक है, टुंड्रा जो वनस्पति वो कहाँ पाई जाती है। तो ऑप्शन ए मध्य मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी हिमालय क्षेत्र में, ऑप्शन सी पश्चिमी घाट में या ऑप्शन डी पूर्वी घाट में। तो याद रखिएगा गाइस जो टुंड्रा वनस्पति है जो पाई जाती है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा हिमालय है। ठीक है, यहाँ पे आप फिगर में जिस तरीके से देख सकते हैं आप फिर से देखिए, यहाँ पे हम जहाँ पे करेंगे हमारा हिमालय का। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो टुंड्रा वनस्पति जो पाई जाती है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हिमालय में जो है हमारा टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो जो भारत का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो किस वर्ष अधिनियमित किया गया था। तो ऑप्शन देखा है, ऑप्शन है हमारा 1987 यानी कि 1987, ऑप्शन नंबर बी 1986, ऑप्शन नंबर सी 2004 या ऑप्शन नंबर डी 2002। तो गाइज याद रखिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जिस वर्ष ये अधिनियमित किया गया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1986 में जो है ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है किया गया था। 1986 याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में कानून के डैश सूत्रों का उल्लेख किया है। तो यानी इसके कहने का मतलब है कि जो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र में कानून के कितने सूत्रों का उल्लेख किया। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हैं हमारा कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। तो इसमें अर्थशास्त्र के कानून, यहाँ पे क्या बोला है कि जो अर्थशास्त्र के कानून के सूत्रों का, ठीक है, उल्लेख किया कितने सूत्रों का। तो ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 7 या ऑप्शन सी 2 या ऑप्शन डी 10। तो गाइस याद रखिएगा जो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र के कानून पर जितने सूत्रों का उल्लेख किया है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 4 जो है 4 सूत्रों का उल्लेख किया। ठीक है, तो याद रखिएगा जो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र में कानून के 4 सूत्रों का उल्लेख किया। ठीक है, मैं बार बार इसलिए बोलूँ ताकि आप चीजों को भूले नहीं और याद रखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है कि अजंता गुफा जो है चित्र भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। ठीक है, तो बताइए कि भारत में डैश मतलब कौन से धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो अजंता गुफा का जो चित्र है वो भारत में कौन से धर्म का ये स्वर्ण युग का प्रमाण है। तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी शैव धर्म, ऑप्शन सी वैष्णव धर्म या ऑप्शन डी जैन धर्म। तो गाइस याद रखिएगा जो अजंता गुफा चित्र है तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बौद्ध धर्म का। ठीक है गाइस, तो याद रखिएगा कि अजंता गुफा चित्र जो है वो भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है कि गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो बताइए जो गंगा नदी है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसमें ये पूछ रहा है कि जो गंगा नदी है हमारा जो है वो किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। और एक और राज्य बता देते हैं, आंध्र प्रदेश से होकर भी ये नहीं गुजरती है हमारी गंगा नदी। अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन कौन राज्य से, तो इसमें जो 3 ऑप्शन दिख रहे हैं आपको इस राज्य से होकर तो गुजरती ही है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, इस सब से राज्य से होकर गुजरती है। बट इसके साथ एक और है, पश्चिम बंगाल से होकर भी ये गुजरती है। ठीक है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है
2004 में नासा ने अध्ययन के लिए मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि 2004 में जो है नासा ने अध्ययन के लिए मैसेंजर या अंतरिक्ष यान लॉन्च किया था। तो कौन सा? ठीक है, तो ऑप्शन ए बुध, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी शुक्र। तो गाइस आपको बता दें कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बुध। 2004 में नासा ने अध्ययन के लिए जो मैसेंजर अंतरिक्ष यान लॉन्च किया वो बुध को किया। ठीक है, और याद रखिएगा कि बुध के रासायनिक संरचना या फिर भूवैज्ञानिक और चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए लॉन्च किया है। ठीक है, 2004 में। तो याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची जो है वो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भारत के संविधान की आप ऐसी अनुसूची बताइए जो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, ठीक है, यहाँ पे दोनों बोल रहा है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सूचीबद्ध करती है। तो ऑप्शन ए पहली अनुसूची, ऑप्शन बी तीसरी अनुसूची, ऑप्शन सी दूसरी अनुसूची या ऑप्शन डी चौथी अनुसूची। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो भारत का संविधान जो है वो भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जो सूचीबद्ध करती है उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, पहली अनुसूची में ये सूचीबद्ध करती है। ठीक है, याद रखिएगा हमारा दूसरी अनुसूची में दिया गया है मानववादी, और तीसरी अनुसूची में हमारा दिया गया है शपथ, और चौथी अनुसूची में दिया गया है हमारा सीटों का आवंटन। तो याद रखिएगा दूसरी में है महान्यायवादी, तीसरी में है हमारा शपथ, और चौथी में हमारा सीटों का आवंटन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग कितने किलोमीटर के बराबर है, और ये बहुत ज्यादा वीवीआई है। यहाँ तक कि मैं इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगी। ऐसा बहुत सारा ऐसा प्रश्न जो है आपको बहुत सारे एग्जाम में, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको ये ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो अक्षांश का जो 1 डिग्री लगभग है वो कितने किलोमीटर के बराबर है? तो ऑप्शन ए 111, ऑप्शन बी 121, ऑप्शन सी 221, ऑप्शन डी 231। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 111। ठीक है, तो याद रखिएगा अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं 111 किलोमीटर, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा और भूलिएगा नहीं गाइस, मैं यहाँ पे आपको मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दिया, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो याद रखिएगा कि अक्षांश का 1 डिग्री लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, और गाइस ये हमारा आखिरी प्रश्न है। होपफुली अगर आप लोग यहाँ तक आए होंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अब बस मेरा इतना ही छोटा सा रिक्वेस्ट है गाइस कि आप लोगों के लिए अगर मैं इतना करती हूँ तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड गाइस एक बार आप मेरे प्रोफाइल में जाइएगा, देखिएगा मैं हर तरीके के वीडियोस लाती हूँ, सिर्फ मेरा टॉप 50 नहीं रहता है, इसके अलावा भी और वीडियोस रहते हैं। तो अगर आपको जिस भी का देखना होगा या जिस भी चीज में आपको क्लियर आउट करना है चीजों को, तो प्लीज एक बार आप उसको जरूर चेक आउट कर लीजिएगा गाइस, एंड ट्रस्ट में गाइस बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलिए हमारा आखिरी प्रश्न है 15 है कि किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी स्थान पर जो है ताप, वर्षा तथा हवा, ये तीनों के दबाव की किसी भी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ये इसलिए बोल रहा है कि किसी स्थान पर ताप, वर्षा तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर दशा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए मौसम, ऑप्शन बी जलवायु, ऑप्शन सी ऋतु या ऑप्शन डी पर्यावरण। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसी स्थान पर जहाँ पे ताप और वर्षा तथा हवा का जब दबाव किसी निश्चित समय पर पड़ता है, तो याद रखिएगा उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, मौसम। ठीक है, तो मौसम जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है कि वर्षा, ताप तथा हवा के दबाव की किसी निश्चित समय पर जो दशा को कहते हैं उसे मौसम कहते हैं। ठीक है, तो आज का प्रश्न मेरा यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को कहीं डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको जरूर क्लियर आउट करूंगी। एंड प्लीज मैं लास्ट टाइम एक बार और कह देती हूँ कि प्लीज नोट जरूर बनाइएगा। सेकेंड चीज है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।